तो आप यहाँ पे देखोगे रेड कलर का डॉट है। ओके, तो मेक श्योर हमेशा अपना रिकॉर्डिंग ऑन होना चाहिए। ओके। चलेगा, तो स्टार्ट करते हैं आईटी रोल्स। ओके, आईटी रोल्स क्यों देख रहे हैं? इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। आपने कहीं पे क्लास लगाया होगा तो आपको पता है, आपको ये बताया नहीं होगा किसी ने कौन से रोल होते हैं, क्या होते हैं। आपको पहले पता होना चाहिए आईटी में कौन से रोल है, कैसे कैसे काम चलता है, और अपना रोल क्या है उसमें। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं डेवलपर्स की, जिसमें आता है फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर। फ्रंट एंड, बैक एंड। दूसरा होता है ऑफ स्ट्रीम, जिसमें एडमिन, सपोर्ट। तीसरा है डेटा साइंस, आप उसको एआई बोलो, एमएल। फोर्थ है डे ऑफ स्ट्रीम। फिफ्थ है क्लाउड इंजीनियरिंग टीम। क्लाउड इंजीनियरिंग में आएगा एडब्ल्यूएस। ओके, जो मेजर क्लाउड प्रोवाइडर है, एडब्ल्यूएस, अजूर, जीसीपी। सिक्स नंबर डीबीए। सेवन नंबर लिनक्स एडमिन, विंडोज एडमिन। एट नंबर नेटवर्क एडमिन। नाइन नंबर मॉनिटरिंग टीम। 10 नंबर रिपोर्टिंग टीम। 11 नंबर सिस्टम इंजीनियरिंग टीम। 12 नंबर टेस्टिंग टीम। ओके, ये सारी कंपनी में आपको इतने रोल्स मिलेंगे। ओके, अभी थोड़ा इधर उधर हर एक कंपनी में होगा। ओके, नाम किसी कंपनी में अलग होगा, लेकिन आप पकड़ लो कि ये अराउंड 12-15 रोल्स है। ये रोल्स आपको हर एक कंपनी में मिलेंगे। ओके, समझ में आया? ये आईटी के रोल्स है। अभी समझते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है, और इसमें कैसे काम चलता है, क्या चलता है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताओ, डेवलपर्स क्या करते हैं? आपको क्या आइडिया है डेवलपर का काम क्या होता है? कोड बिल्ड। ओके, कोड रेडी करना। कोड किसके लिए चाहिए? क्या लगता है आपको कोड की जरूरत? देखो, हम डिस्कशन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमें सारे प्रोफाइल का नॉलेज लेना है। आप बोलोगे सर हमने तो एडब्ल्यूएस का क्लास लगाया था, डेवऑप्स का क्लास लगाया, आजूर का क्लास लगाया, आप बाकी की चीज़ें क्यों बता रहे हो? जब आप एक आईटी कंपनी में जाते हो, आपको ये पता होना चाहिए वहाँ पे कौन से प्रोफाइल्स है, कौन से रोल है, हर एक रोल का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है कंपनी के लिए। ओके, एट द एंड जितने भी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो एक कंपनी के ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, राइट? ग्रोथ के लिए जब काम कर रहे हैं सब, तो हर एक का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। ओके, हर एक ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तभी कंपनी आगे बढ़ रही है। तो अभी अपन समझते हैं डेवलपर्स क्या करते हैं। डेवलपर का काम क्या होता है? कोई भी बताओ, जो आपको लगता है वो आंसर दिया तो भी चलेगा, और मुझे पता है आप सबको ये एप्लीकेशन पता, बिल्ड करना। राइट? एप्लीकेशन बिल्ड करना। एप्लीकेशन बिल्ड करना मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन बिल्ड, डिजाइन एंड कोडिंग। राइट, कोडिंग करते हैं। अभी देखो सिंपल है, ये जो एप्लीकेशन है, अभी एक अपन एक वेबसाइट ओपन करते हैं। ओके, जिसका नाम देते हैं फ्लिपकार्ट। ओके, flipkart.com, राइट? एक वेबसाइट अपन ओपन करते हैं जिसका नाम देते हैं flipkart.com। आप सबने यूज़ किया होगा flipkart.com, राइट? तो ये क्या है? एक वेबसाइट है, एक एप्लीकेशन है, और इसको हम क्या करते हैं,
यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ऐड करना है, फैशन में, ब्यूटी में, कुछ भी खरीदना है। ओके, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। यहाँ से आप क्या करते हो, कुछ भी चीज़ें खरीदते हो। अभी ये वेबसाइट करने का काम किसी एक बंदे ने नहीं किया है। यहाँ पे इंजीनियर्स की टीम होती है। ओके, जिसने वेबसाइट बिल्ड किया है, वेबसाइट को डिज़ाइन किया है, वेबसाइट को होस्ट किया है, बहुत सारे लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो हम वही देख रहे हैं। डेवलपर्स, तो डेवलपर क्या करेंगे? डेवलपर में दो टाइप के डेवलपर होते हैं, एक फ्रंट एंड डेवलपर, एक बैक एंड डेवलपर। ओके, तो ये डेवलपर्स क्या करते हैं? वेबसाइट का जो कोडिंग है, ओके, यहाँ पे टॉप ऑफर्स दिखना है, यहाँ पे मोबाइल एंड टैबलेट्स दिखना है, टीवी अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ब्यूटी, ये सब दिखने के लिए जो कोडिंग की आवश्यकता है, ज़रूरत है, वो कौन करता है? वो डेवलपर्स करते हैं। ओके, कोड को सोर्स कोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। मतलब एप्लीकेशन का जो कोड है, वो होस्ट करने का काम या एप्लीकेशन का कोड लिखने का काम डेवलपर्स का होता है। ओके, डेवलपर में दो टाइप है, एक है फ्रंट एंड, दूसरा है बैक एंड, है उसको बोलते हैं सर्वर डेवलपर। तो फ्रंट एंड वाले क्या करते हैं? जो आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है, ओके, ये देखो नॉइस का यहाँ पे घड़ी दिख रहा है, फिर वो जाता है, दूसरा आता है। ओके, यहाँ पे कुछ टॉप मोबाइल्स के ऑप्शंस है। ओके, ये सब जिस तरीके से दिखना चाहिए, ये फ्रंट एंड डेवलपर या यूआई यूएक्स डेवलपर का काम होता है। ओके, समझ में आ रहा है सबको? ये होता है डेवलपर का काम। कुछ ऑफर चल रहे वो दिखाना, ओके, कुछ नए नए प्रोडक्ट्स है वो दिखाना, हर एक चीज आपको क्या, एक वेबसाइट पे सब कुछ दिखेगा। ओके, और जो दिखने वाला है उसको फ्रंट एंड डेवलपर्स डेवलप करते हैं। ओके, और बैक एंड में जो प्रोसेस होता है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो मोबाइल एंड टैबलेट्स में, क्लिक होने के बाद आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखते हैं। ओके, आपको कुछ फिल्टर्स दिखते हैं, आप फिल्टर भी कर सकते हो। ओके, आपको मान लो 4 GB वाला रैम का मोबाइल चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करते हो, तो आपको 4 GB वाला रैम का मोबाइल आ जाएगा। ये कौन ला के देता है? ये बैक एंड डेवलपर्स ला के देते हैं। ओके, तो ये हो गया डेवलपर का काम, सिंपल। उसके बाद होता है ऑप्स, एडमिन एंड सपोर्ट। अगर इस वेबसाइट में कोई इशू आया, ओके, कुछ आपने प्रोडक्ट खरीदी किया, कुछ ये हुआ, कुछ इशू आया, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे जाते हो और कस्टमर केयर में अपना टिकट रेस करते हो। ओके, आज तक आपने कभी ना कभी किया होगा, कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया लेकिन वो उसका स्टेटस नहीं दिखा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो आप क्या करते हो? कस्टमर केयर में जाते हो। तो ये कहाँ पे जाता है? ये एडमिन एंड ये सपोर्ट के पास जाता है। सपोर्ट वाले देखते हैं क्या इश्यू है क्या नहीं है, और उसे रिजॉल्व करने का काम करते हैं। फिर होता है डेटा साइंस, एआई, एमएल। ये लोग क्या करते हैं, किसी को पता है? डेटा साइंस वाले लोग क्या करते हैं, क्या काम होता है उनका? डेटा एनालिसिस मैनेजमेंट। राइट, डेटा का एनालिसिस करते हैं। डेटा डेटा का एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है, कोई बताएगा? क्या होता है डेटा का एनालिसिस करके? रिकमेंडेड चीजें राइट, जो रिकमेंड रिकमेंडेड चीजें होता है, दिखाना। यूजर बेस पे जो रिकमेंडेड होता है। मान लो मुझे ज़्यादा मोबाइल का और गैजेट्स का शौक है, मैं घड़ी खरीदता हूँ, मोबाइल खरीदता हूँ, तो रिकमेंडेड पेजेस में मुझे बस वही चीज़ें दिखाई देगी। ओके, राइट। अभी कोई है जिसको स्कूल बैग लेना है, किताबें लेना है, तो उसको वही दिखेगा। ओके, जैसा यूजर बेस होगा वैसे रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स उसको शो होंगे। ओके, तो ये डेटा साइंस वाले लोग काम करते हैं। डेवऑप्स वाले लोगों का काम क्या होता है, कोई बताएगा? डेवऑप्स वाले लोग क्या काम करते हैं कंपनी में? ट्रबल शूटिंग। ओके, ट्रबल शूटिंग करते हैं, और Code deployment from test to राइट, level to test. ओके, CI/CD पाइपलाइन मैनेज करते हैं, कोड डिप्लॉय करते हैं, करेक्ट है। और कोई बताएगा कुछ? Infrastructure management. राइट, करेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट करते हैं। सही बातें बताई आप सबने। ओके, डेवऑप्स के मल्टीपल टूल्स होते हैं। ओके, पहले कभी कभी क्या लगता है, सर ये डेवऑप्स मतलब डीवी, इसका मतलब डेवलपर है, ओपीएस इसका मतलब ऑपरेशन है। ऐसा नहीं है। किसी किसी को लगता है हमें कोडिंग करना पड़ेगा, नहीं। देखो, पहले क्या था, डेवलप, अभी ये डेवऑप्स टीम है ना, इसको कुछ टूल्स मैनेज करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? कुछ टूल्स को मैनेज करना पड़ता है। तो कौन से टूल है ये?
डेवऑप्स टीम को कुछ टूल्स पे ऊपर काम करना पड़ता है, वो हम डिटेल में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। अभी बस हम टूल का नाम देखते हैं कौन से टूल है। तो पहला है एंसिबल, दूसरा है डॉकर, तीसरा है कुबरनेटिस, फोर्थ वाला है जेनकिंग्स, फिफ्थ वाला है गिट और गिटहब। ये सारे टूल्स है, ओके, जिसको मैनेज करना पड़ता है डेवऑप्स इंजीनियर को। ओके, तो ये सारे जो टूल है, पहले डेवऑप्स इंजीनियर नाम का कोई प्रोफाइल था ही नहीं। ओके, आप अगर 8-10 साल पहले की बात करोगे तो डेवऑप्स इंजीनियर नाम का प्रोफाइल था ही नहीं। प्रोफाइल था रिलीज इंजीनियर्स नाम का। क्या नाम था? रिलीज इंजीनियर। ओके, और रिलीज इंजीनियर क्या करते थे? डिप्लॉयमेंट का काम करते थे, CI/CD मैनेज करने का काम करते थे। और ये जो टूल आपको दिख रहे हैं, ये सारे टूल डेवलपर मैनेज करते थे पहले। कौन मैनेज करता था? डेवलपर। डेवलपर मैनेज करते थे ये टूल। फिर क्या किया डेवलपर ने? बोला, जैसे डेवलपर फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर्स है, उन्होंने क्या बोला कि हम ओनली लैंग्वेज रिलेटेड काम करेंगे। ये टूल डेवऑप्स टीम भी मैनेज कर सकती है या रिलीज टीम भी मैनेज कर सकती है। तो ये सारे टूल का काम रिलीज टीम के पास आया। रिलीज टीम के पास ये काम आने के बाद रिलीज टीम को नाम दिया डेवऑप्स इंजीनियर। समझ में आया? डेवऑप्स इंजीनियर कहाँ से आया है? ये आपको कोई बताएगा नहीं डेवऑप्स इंजीनियर नाम कहाँ से आया है। डेवऑप्स इंजीनियर पहले रिलीज इंजीनियर करके प्रोफाइल होता था। क्या था? रिलीज इंजीनियर। वो क्या करते थे? सोर्स कोड को डिप्लॉय करने का काम करते थे थ्रू आउट द एनवायरमेंट। जैसे डेव एनवायरमेंट है, यूएट एनवायरमेंट है, प्रोडक्शन एनवायरमेंट है। अभी आप बोलोगे सर एनवायरमेंट क्या होता है, वो भी हम बाद में धीरे धीरे सीखेंगे। ओके, तो ये सारे टूल्स किसके पास थे? पहले डेवलपर्स के पास थे। डेवलपर ने क्या किया? ओनली जावा, C++, .NET उसके रिलेटेड ही हम काम करेंगे। ये काम कौन करेगा? रिलीज टीम करेगा। तो ये सब कुछ किसके पास गया? रिलीज टीम के पास गया, और रिलीज टीम का नाम चेंज करके फिर डेव ऑप्स नाम दिया गया। क्योंकि ये डेवलपर्स के टूल थे इसलिए डेव आया। ऑपरेशंस भी इनको करना है, जो इनका पहला रिलीज का काम था वो भी करना है। तो दोनों मिला के नाम हो गया डेवऑप्स इंजीनियर। बात सबको समझ में आई? यहाँ तक किसी को डाउट है? फील फ्री अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी योर क्वेश्चंस। किसी को भी डाउट है बिंदास पूछो। किसी को डाउट है तो पूछो। प्रोफाइल कैसे आया, क्या आया, आपको समझ में आया? तो 10 साल पहले डेवऑप्स नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। 10 साल पहले रिलीज इंजीनियर्स का के प्रोफाइल था। उसमें और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर दी गई इस टूल की, और ये बन गया डेवऑप्स इंजीनियर का प्रोफाइल। और धीरे धीरे इस प्रोफाइल का डिमांड मार्केट में बढ़ने लगा। क्यों? क्या रीज़न है डिमांड बढ़ने का? सिंपल रीज़न है। ये जो टूल है, पहले यही टूल नहीं थे, पहले और भी टूल थे। जैसे एंसिबल के लिए टूल था सेव, पपेट। पता है किसी को? नाम सुना होगा आपने, सेव पपेट नाम के टूल थे। डॉकर, डॉकर था। कुबरनेटिस के पहले अपाचे मेसोस था, डॉकर सॉर्म था। अलग अलग टूल्स थे, जेनकिंग के भी अलग अलग टूल्स थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये टूल में अपग्रेड होता गया। और ये टूल को कौन मैनेज करता था? डेवऑप्स टीम मैनेज करती थी। तो टूल का पूरा नॉलेज डेवऑप्स टीम को ही रहा। प्लस आगे जाके क्या हुआ, डिओस टीम में एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड की मेजर, जिसकी वजह से ये प्रोफाइल और ज़्यादा फेमस हो गया। तो कौन सी वो प्रोफाइल है, कौन सी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो है क्लाउड इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लाउड इंजीनियर का काम क्या है? AWS, Azure, GCP ये मैनेज करना। तो एक प्रोफाइल बाद में बनाया गया जिसका नाम है क्लाउड इंजीनियरिंग और डेवऑप्स एंड क्लाउड इंजीनियर। तो ये दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही इंजीनियर को कंपनी में करना पड़ता है काम। ओके, तो डेऑप्स एंड क्लाउड इंजीनियर करके एक प्रोफाइल है। उसमें आप AWS पे भी काम करोगे, Azure पे भी काम करोगे, और डेऑप्स के टूल पे भी काम करोगे। तो ये प्रोफाइल बन गया आपका क्लाउड इंजीनियरिंग एंड डेऑप्स का कंबाइंड प्रोफाइल, जिसका नाम है क्लाउड एंड डेऑप्स इंजीनियर। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है? किसी को कोई क्वेश्चन है? पूछो। सिंपल सिंपल है, समझ में आ रहा है सबको? यस। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है, समझ में आ रहा है?
बाकी लोगों को। यस। ओके, इजी है। यस सर। जब भी नहीं समझ में आ रहा है बिंदास पूछो। ओके, अपन अभी जो कोर्स में आगे आगे जा रहे हैं ना, ये मत कभी भी सोचना है कि रिकॉर्डिंग देख के मैं समझ लूंगा। ओके, अभी तो थोड़ा सा नींद आ रहा है, तो आपका ये भी आवर गया, बात का भी आवर गया। इसके अच्छा क्या करना है, जब भी आपको डाउट आता है, जैसे मैं बोलता हूँ कोई डाउट है तो पूछो, आपका डाउट क्लियर करके ले लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फिर चलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो हम आ गए क्लाउड इंजीनियरिंग में। क्लाउड इंजीनियरिंग का काम क्या है, AWS के ऊपर काम करना, अजूर और GCP, ये तीन क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर मेनली काम होता था। अभी आप में से कोई बोलेगा सर यही तीन होता है कि नहीं, IBM का भी क्लाउड है, सेल्सफोर्स का भी क्लाउड है, अलीबाबा का भी क्लाउड है, बहुत सारी क्लाउड प्रोवाइडर है, लेकिन ये मेजर क्लाउड प्रोवाइडर है, कंपनीज इसको ही यूज करती है ज़्यादा। ओके, राइट। इसके अलावा कौन से क्लाउड प्रोवाइडर मैंने बताया, अलीबाबा, IBM कंपनी का IBM क्लाउड है, और फिर सेल्सफोर्स का भी एक क्लाउड है। ओके, तो ये तीन क्लाउड और भी कंपनीज यूज करती है, लेकिन मेजर शेयर सबसे ज़्यादा है AWS का, उसके बाद है अजूर का, उसके बाद है GCP का। क्लियर। 6 नंबर का पॉइंट है DBA। DBA क्या होता है, कोई बताएगा? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये क्या करते हैं? टू हैंडल अ डेटा। ओके, ये डेटा हैंडल करते हैं, डेटाबेस को मैनेज करते हैं। ओके, कंपनी में सबसे इम्पोर्टेंट है डेटा, आगे फ्यूचर में सबसे इम्पोर्टेंट डेटा ही रहेगा। आपने देखा होगा ये जो एनालिसिस यहाँ पे प्रिडिक्टिव एनालिसिस करता है, या फेवरेट प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देते हैं, रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स, वो किसके किसके थ्रू मिलते हैं आपको, एक डेटा के थ्रू मिलते हैं। हर एक प्रोवाइडर के पास एक डेटा है। ओके, हर एक प्रोवाइडर के पास क्या है, एक डेटा है, उस डेटा के हिसाब से वो क्या करते हैं, आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। ओके, रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स, आपका डेटा एनालिसिस होता है। ओके, आपको जितना पता नहीं होगा आपके बारे में, उससे ज़्यादा पता गूगल को आपके बारे में होता है, क्योंकि आपने जो सर्च किया है, आपने जो ढूंढा है, वो हर एक चीज़ गूगल के पास स्टोर होती है, गूगल उसके ऊपर एनालिसिस करता है। हर कंपनी डेटा को मैनेज करती है। अभी यंग माइंड जैसी कंपनी है, हम भी स्टूडेंट का पूरा डेटा रखते हैं, कौन से स्टूडेंट थे, क्या था, पूरा। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये डेटा को मैनेज करने के लिए बड़े बड़े डेटाबेस होते हैं कंपनी में, और उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए DBA की टीम रहती है। ओके, लिनक्स एडमिन, उबन लिनक्स एडमिन, विंडोज एडमिन, इनका क्या क्या होता है, क्या करते हैं एडमिन? लिनक्स एडमिन, विंडोज एडमिन, ये OS रिलेटेड एडमिन है, तो ये क्या करते हैं? सर्वर रिलेटेड ओएस मैनेज करना। राइट, आपके कंपनी में जो भी वर्चुअल मशीन्स रहेगी, या ऑन प्रीमाइस पे जो क्लाउड रहेगा, ओके, क्लाउड पे जो मशीन्स रहेगी, वो सब मैनेज करने का, अगर लिनक्स मशीन में कोई प्रॉब्लम आता है तो लिनक्स एडमिन सॉल्व करके देंगे, विंडोज़ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ये आपको सॉल्व करके देंगे, तो ये काम भी इनका रहता है। ओके, फिर है नेटवर्क एडमिन, कंपनी में नेटवर्क मैनेज करने का काम नेटवर्क एडमिन करने वाले। ओके, कौन सा ट्रैफिक अंदर आना चाहिए, कौन सा ट्रैफिक बाहर जाना चाहिए, फायरवॉल मैनेज करना है या फाइल लोड बैलेंसर मैनेज करना है, ये सारा काम करते हैं नेटवर्क एडमिन। फिर होता है मॉनिटरिंग, आपका जो भी एप्लीकेशन है, अभी यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल हम देख रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को मॉनिटर करने के लिए भी एक टीम होती है कंपनी में, मॉनिटरिंग की एक स्पेशलाइज टीम होती है। ओके, वो मॉनिटर करते हैं हमारा एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है कि नहीं 24/7। ओके, उस पर कितना लोड आ रहा है। ओके, ये सब मैन मॉनिटर करने के लिए मॉनिटरिंग की टीम होती है। फिर होती है रिपोर्टिंग टीम। ओके, रिपोर्टिंग मतलब एक रिपोर्ट जनरेट किया जाता है, मान लो सर्विस नाउ या CMDB का यूज करके कंपनी क्या करती है, रिपोर्ट जनरेट करती है। रिपोर्ट जनरेट करती है मतलब क्या करती है, मान लो कि 10 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, तो 10 इंजीनियर्स ने कितने कितने किसने कितने टिकट सॉल्व किए, किसने कितने टिकट्स पे काम किया, कितने SLA ब्रिज हुए, वो सब रिपोर्ट निकालने का काम करती है रिपोर्टिंग टीम। हर एक टीम के बारे में अपन देखने वाले क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, उसमें डेवऑप्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, सब चीज़ें सीखेंगे। फिर है सिस्टम इंजीनियर एंड टेस्टिंग। टेस्टिंग का तो आपको काम पता ही होगा, एप्लीकेशन को टेस्ट करने का काम होता है टेस्टिंग टीम का। राइट, समझ में आया? अभी बाद में क्या हुआ,
बाद में जो कुछ प्रोफाइल है, ओके, ये कुछ प्रोफाइल एक साथ मर्ज हो गए। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये ऑप्स का एक प्रोफाइल है, ये मर्ज हो गया। डे ऑप्स का प्रोफाइल के साथ ये मर्ज हो गया। क्लाउड के प्रोफाइल के साथ ये क्या हो गया, मर्ज हो गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रोफाइल एक साथ आ गए। अभी आपको लिनक्स में भी नॉलेज होना चाहिए, विंडोज में भी नॉलेज होना चाहिए। ओके, आप मॉनिटरिंग भी सेटअप कर सकते हो। ओके, और आप सिस्टम इंजीनियर का काम भी आप कर सकते हो। तो ये सारे के सारे प्रोफाइल क्या हो गए, क्लाउड एंड डेवऑप्स इंजीनियर करके एक ही प्रोफाइल बन गया। जितने मैंने रेड रेड दिखे हैं, तो ये सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। और अभी कंपनीज क्या करती है, डेवऑप्स या क्लाउड इंजीनियर को ज़्यादा हायर करती है। पहले कैसा था, अगर 100 लोगों का टीम है तो उसमें से 10 लोग डेवऑप्स के रहते थे। अभी ऐसा नहीं है, अगर 100 का टीम है तो 30 लोग डेवऑप्स के। समझ में आया? तो डेवऑप्स में कोई AWS पे काम करेगा, कोई अजूर पे काम करेगा, कोई एंसिबल पे काम करेगा, कोई डॉकर पे, कोई कुबरनेटिस पे, कोई जेनकिन की CI/CD देखेगा, कोई गिटहब पे। अलग अलग टीम्स बनती है डेवऑप्स की। यहाँ तक सबको क्लियरिटी है? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। किसी को डाउट है तो पूछो, बिंदास। क्लियर है सबको? यस। इजी है ना? इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए ये सारे रोल होते हैं। जो बिल्कुल जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ओके, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, जिन्होंने अभी तक कंपनी में काम नहीं किया है, उनको ये समझ में आ रहा है क्या? उनको समझ में आ रहा है क्या, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने अभी तक काम नहीं किया है कंपनी में? ओके, क्योंकि जो काम करते हैं उनको पता है, लेकिन जो काम यस नहीं सर। कर रहे उनको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके, चलेगा। तो मैं यहाँ पे अभी कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ। ओके, एक एक पॉइंट को मैं रिवाइज करता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं। ऑर्गेनाइजेशंस नीड, ओके, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए। ओके, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का नीड क्या होता है ये हम समझते हैं। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, AWS हो, डेवऑप्स इंजीनियर हो, क्लाउड इंजीनियर हो, मॉनिटरिंग का टीम हो, कोई भी रिलीज हो, डेवलपर हो, कोई भी हो, हम सबसे कंपनी का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, वो समझते हैं। बात समझ में आ रही है? हम जो इंजीनियर्स काम करते हैं कंपनी में, उनका एक नीड है, वो नीड क्या है वो समझते हैं। तो हर एक कंपनी को क्या चाहिए, फास्टर डिलीवरी। आप बोलोगे सर फास्टर डिलीवरी क्या होता है, क्या होता है, कोई बताएगा मुझे फास्टर डिलीवरी क्या होता है? फास्टर डिलीवरी मतलब क्या होता है? जोमेटो की डिलीवरी का बात नहीं चल रहा है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर की डिलीवरी की बात चल रही है। ओके, फास्टर डिलीवरी मतलब ये होता है कि जैसे आपको कुछ आइडिया आया, आपका एक कंपनी है, आपकी कंपनी को आइडिया आया कि हमें एक ई-कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन करनी है। ओके, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, सेम टू सेम वैसी एक ई कार्ट नाम की वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं हमें। तो आइडिया आने के बाद कितनी जल्दी आप उसको इम्प्लीमेंट करके प्रोडक्शन पे रिलीज करते हो, उसको बोलते हैं डिलीवरी। बात सबको समझ में आई? नॉन टेक्निकल लोगों को भी, जिन्होंने कभी अभी तक कोई कास्ट क्लास नहीं किया है डेवऑप्स का या किसी भी आईटी फील्ड का। फास्टर डिलीवरी मतलब क्या है, मतलब कंपनी को एक कोई आइडिया आया है और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया गया है,
वो इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी होना चाहिए, बहुत फास्ट होना चाहिए, उसकी डिलीवरी फास्ट होनी चाहिए। मतलब क्या है, अगर आज मुझे आइडिया आता है कि मैं एक एप्लीकेशन बनाऊंगा जहाँ पे यूट्यूब जैसे सारे लेक्चर्स रहेंगे, ओके, बस टेक्निकल एप्लीकेशन रहेगा, तो मैं कितनी जल्दी उस एप्लीकेशन को लॉन्च करता हूँ दुनिया के सामने, उसको बोलते हैं डिलीवरी। बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes. राइट, समझ में आ रहा है ना सबको? नेक्स्ट, Yes. दूसरा है हायर क्वालिटी। क्या है नाम हायर क्वालिटी? हायर क्वालिटी मतलब आपका जो एप्लीकेशन है उसमें एरर नहीं होने चाहिए, आपका जो एप्लीकेशन है उसमें बग नहीं होने चाहिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए, इसको बोलते हैं हायर क्वालिटी। क्या बोलते हैं? हायर क्वालिटी। मतलब आपका जो एप्लीकेशन है, अभी मैंने सोचा था कि मैं क्या करूंगा, यूट्यूब जैसे एक प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा जिसमें डेवऑप्स के लेक्चर रहेंगे, क्लाउड के लेक्चर रहेंगे, एआई के रहेंगे, एमएल के रहेंगे, टेस्टिंग के रहेंगे, फुल स्टैक के रहेंगे, सारे कोर्सेज का मैं क्या कर रहा हूँ, अपना यूट्यूब जैसा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा हूँ। मैंने लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन कोई जाता है उस पर क्लिक करता है तो लोड होने में 5 मिनट लेता है। दैट इज व्हाट, दैट इज मेरा क्वालिटी अच्छा नहीं है, मेरे एप्लीकेशन का क्वालिटी अच्छा नहीं है। लेकिन कंपनी को क्या चाहिए? हायर क्वालिटी। कंपनी को चाहिए फास्टर डिलीवरी, मतलब जल्दी से आपका एप्लीकेशन लॉन्च होना चाहिए। कंपनी को चाहिए हायर क्वालिटी, मतलब एप्लीकेशन में कम से कम बग होने चाहिए। ओके, जैसे आप यहाँ पे अभी फ्लिपकार्ट पे जाते हो, ओके, इसको क्लिक करते हो, ओके, ऐड टू कार्ट करते हो और इसको जल्दी से ऑर्डर करते हो, और ये ऑर्डर भी हो जाएगा। मतलब क्या है, इसमें ज़्यादा बग्स नहीं है। लेकिन जब आप ऑर्डर करते हो, अभी आपको प्राइस कितना दिख रहा है? 10,499। ओके, जैसे आप ऑर्डर करने गए इसका प्राइस बढ़ गया, तो ये क्या है? ये बग है, ये इश्यू है। तो ऐसा हमारा एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। क्वालिटी एप्लीकेशन की बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसको बोलते हैं हायर क्वालिटी। पॉइंट समझ में आया? दोनों पॉइंट, कंपनी को क्या चाहिए? फास्टर डिलीवरी, हायर क्वालिटी। क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट है लेसर स्पेंडिंग। क्या होता है ये लेसर स्पेंडिंग? कंपनी क्या बोलती है, जब तुम मेरा एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हो तो उसमें कम से कम खर्चा करो, ज़्यादा खर्चा मत करो। इसको बोलते हैं लेसर स्पेंडिंग। बात सबको समझ में आई? बात समझ में आ रही है आपको? लेसर स्पेंडिंग का मतलब क्या है? जो एप्लीकेशन आपका लॉन्च हो रहा है, ओके, वो मिनिमम कॉस्ट में हो, उसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं आना चाहिए। कंपनी बोलता है कि मेरा पैसा भी बचाओ आप, ओके, तो कंपनी का जो पैसा बचाने का काम भी आपका ही है, उसको बोलते हैं लेसर स्पेंडिंग। और लास्ट का है ऑलवेज अवेलेबल। क्या मीनिंग है ऑलवेज अवेलेबल का? मान लो मैंने एक जो वेबसाइट क्रिएट किया था, यूट्यूब जैसा ही था, जो जिसमें हम अलग अलग लेक्चर्स ऐड करते थे, अलग अलग कैटेगरीज क्रिएट किए थे हमने, जैसे एमएल की, एआई की, डेवऑप्स की, क्लाउड की, बहुत सारी कैटेगरीज ऐड की थी। वो ऑलवेज अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो क्या है, कस्टमर को आपके एप्लीकेशन का पता चलेगा और कस्टमर जब यूज करने जा रहा है तो अवेलेबल ही नहीं है, अपना एप्लीकेशन डाउन ही दिखा रहा है, तो उसमें कुछ मजा नहीं है फिर। ओके, बात समझ में आ रही है? तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ये 4 नीड होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है तो ये 4 चीजों के लिए कर रहा है, और उनको वैसे ही इंजीनियर चाहिए जो ये 4 चीजों को मैनेज कर सके। फास्टर डिलीवरी, ओके, फास्टर डिलीवरी, हायर क्वालिटी, लेसर स्पेंडिंग एंड ऑलवेज अवेलेबल। ऑलवेज अवेलेबल। आपका एप्लीकेशन कभी डाउन नहीं होना चाहिए। जिस टाइम पे एप्लीकेशन डाउन हुआ, ओके, कंपनी को प्रॉब्लम हुआ। ओके, आजकल आपने देखा होगा, ये आईसीआईसीआई बैंक का एक वेबसाइट है, ओके, क्या है? वेबसाइट है आईसीआईसीआई बैंक का। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? ट्रांजैक्शन कर सकते हो, एक को दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। अभी आप ज़्यादा यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हो, राइट? एग्री करते हो सब? अभी आप क्या करते हो? ज़्यादा यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हो, लेकिन पहले नेट बैंकिंग चलता था। यूपीआई से पहले ज़्यादा क्या चलता था? नेट बैंकिंग। ओके, अगर अभी आपका बैंक का सर्वर डाउन है तो आप ना तो यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ना तो नेट बैंकिंग कर सकते हो, इतना पता है आपको? कभी कभी आपने देखा है, आप किसी को गूगल पे करने गए और उसने एरर दिखाया, योर सर्वर, योर बैंक सर्वर इज डाउन, ऐसा आया किसी को एरर कभी? Yes, sir. आता है. Yes. आता Yes, है। sir. Yes. उसमें एक आता है कि प्लीज ट्राई Yes. आफ्टर सम टाइम, और आप क्या करते हो, फिर 1-2 घंटे के बाद ट्राई करते हो और फिर वो चल जाता है। ऐसा हुआ है किसी के साथ?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, ऐसा sir. बहुत बार हुआ है। ओके, तो अभी देखो ये आईसीआईसीआई बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक का पुणे में अगर ब्रांचेस देखोगे तो 100+ ब्रांचेस है आईसीआईसीआई बैंक की, पता है आपको? एटीएम है या रियल ब्रांच भी है, बहुत सारी ब्रांच है पुणे में आईसीआईसीआई बैंक की, एचडीएफसी बैंक की भी है। ओके, लेकिन वेबसाइट एक ही है। वेबसाइट जो आपको दिख रहा है वो एक ही है। अगर ये वेबसाइट आप लॉगिन करते हो और अपने फ्रेंड को पैसे ट्रांसफर करते हो, ओके, 10,000 रुपये आप अपने फ्रेंड को ट्रांसफर करते हो और उसको पैसे आते ही नहीं है। आप 5 मिनट देखा, आपने आपको लगा एसएमएस आएगा, 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, आपको एसएमएस ही नहीं आया आईसीआईसीआई बैंक को। ओके, आपको भी ये फेस हुआ, आप जिस टाइम पे कर रहे किसी और को भी यही इशू फेस हुआ, पैसे ट्रांसफर ही नहीं हुए, तो आप क्या करोगे? आप इंस्टाग्राम पे डालोगे, आप यूट्यूब पे डालोगे, आप ट्विटर पे डालोगे, सब जगह डालोगे कि आईसीआईसीआई बैंक का एप्लीकेशन ठीक से काम नहीं कर रहा है, नेट बैंकिंग आईसीआईसीआई बैंक से हो नहीं रही है, प्रॉब्लम आ रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक का क्या हो जाएगा, पूरे मतलब अभी तो आपको सोशल मीडिया की पावर पता है। ओके, पूरे इंडिया में हो जाएगा कि आईसीआईसीआई बैंक का एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, तो आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर कम हो जाएंगे, उसके कॉम्पिटिटर का फायदा होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उसके कॉम्पिटिटर मतलब एचडीएफसी बैंक का फायदा होगा, आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर्स कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब क्या है, आजकल ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफलाइन प्रेजेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? ऑनलाइन प्रेजेंस मतलब क्या, ये वेबसाइट या एप्लीकेशन का प्रेजेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन फिजिकल प्रेजेंस। फिजिकल प्रेजेंस मतलब मान लो ये आईसीआईसीआई बैंक की 100+ ब्रांच है, एक ब्रांच अगर बंद हो गई, एक ब्रांच में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो कोई लोग प्रॉब्लम नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ऑनलाइन वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, नेट बैंकिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे ब्लंडर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? आप सोचो, अगर आपको एक प्रॉब्लम आई ट्रांजैक्शन करने में, आपने मान लो किसी को 100 रुपीज ट्रांसफर कर रहे थे लेकिन नहीं हुआ, ओके, किसी ने 10,000 किया उसका भी नहीं हुआ, किसी ने 5,000 किया उसका भी नहीं हुआ, अगर 3 लोगों का भी इंसिडेंट होता है, उसमें से किसी ने एक ने डाल दिया इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, तो सब बोलेंगे कि वी आर आल्सो फेसिंग सेम इशू, पथेटिक सर्विस ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। ओके, सब ऐसा बोलेंगे और वो बड़ा हो जाएगा, इसके क्या हो जाएंगे, कस्टमर लूज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑनलाइन प्रेजेंस आजकल कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपका एप्लीकेशन उसमें कम से कम बग होने चाहिए और हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। नहीं तो अगर आपके पास दो बैंक है, एक है आईसीआईसीआई बैंक और एक है एचडीएफसी बैंक, दोनों में आपके अकाउंट है, ओके, आपने दोनों में भी 1-1 लाख रुपए डाले, आप जब ट्रांजैक्शन करने जाते हो तो आईसीआईसीआई बैंक वाला हमेशा बोलता है सर्वर इज नॉट अवेलेबल, सर्वर इज नॉट अवेलेबल। आप 2-3 बार करोगे, फिर आप सेम टाइम पे चेक करोगे एचडीएफसी का हो रहा है क्या ट्रांजैक्शन, अगर हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, अभी मैं इसमें ज़्यादा पैसे नहीं डालता हूँ, मैं पूरे पैसे एचडीएफसी बैंक में ही डालूंगा, क्योंकि वो सर्वर हमेशा अवेलेबल होता है, ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। करेक्ट? समझ में आ रहा है? मैं आपको बस सिनेरियो बता रहा हूँ, कंपनी को क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ओके, हर एक बैंक के लिए, हर एक कंपनी के लिए उसके कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes. ओके, इजी है, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, Sir. एकदम इजी है। किसी को भी डाउट होगा तो अनम्यूट करना है और पूछना है। ओके, अभी अपन देखते हैं कि अपन जो प्रोफाइल का बात कर रहे हैं, क्लाउड एंड डेवऑप्स इंजीनियर, ओके, इसका फ्यूचर क्या है, राइट? ये भी तो देखना इंपॉर्टेंट है। डेवऑप्स इंजीनियर का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्यों जानना इंपॉर्टेंट है? इसलिए क्योंकि आज अभी आप जॉब कर रहे हो, आज आप कोर्स करोगे, जॉब लोगे, लेकिन चीज़ें जैसे अभी है, जो टेक्नोलॉजी अपन यूज़ कर रहे हैं, ओके, वो 10 साल के बाद नहीं रहेगी। आपको पता है इतना? 10 साल के पहले आप देखो, 10 साल के पहले आपके पास एक मोबाइल होता था, कुछ लोगों के पास नहीं होगा, लेकिन जिनके पास होगा 2 GB का रैम होगा। जब मैंने पहले मेरा मोबाइल लिया था
उसमें 2 GB 1 GB का रैम था। ओके, और आज आपके पास ही 32 GB 16 GB 64 GB तक का रैम होगा। राइट, समझ में आ रहा है? 10 साल पहले देखो, 2014 की बात करते हैं। 2014 में याद करो अपने पास कौन सा मोबाइल था। मेरे पास मोबाइल था जिसका 1 GB का रैम था। ओके, अब मेरे पास जो मोबाइल है उसका 64 GB का रैम है। आपके पास भी सेम ही होगा। ओके, उस टाइम पे 1 GB रैम, 2 GB रैम, 4 GB रैम बहुत ज्यादा होता था। आजकल लैपटॉप से ज्यादा रैम अपने मोबाइल पे। एग्री करते हो सब? Yes. Yes, sir. राइट। Yes, तो sir. Yes. चीजें चेंज होती रहती है। Yes. ओके, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो प्रोफाइल का स्टडी आज कर रहे हैं, फ्यूचर में उसका क्या होगा, 10 साल के बाद कैसे होगा, क्या नाम होगा। क्योंकि 10 साल बाद, पहले की बात करता हूँ मैं, तो डे ऑफ नाम ही नहीं था। ओके, पहले हमारा नाम था रिलीज इंजीनियर। हमें एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी गई और ये नाम 2016 में हमें आया। हमारा प्रोफाइल का नाम चेंज हुआ, हमें नाम आया डे ऑफ इंजीनियर। 2016 से स्टार्ट हुआ है ये। 2014 में जब हम काम कर रहे तो हमें रिलीज इंजीनियर बोलते थे पहले। ओके, समझ में आया? तो ऐसे ही आपका प्रोफाइल 10 साल के बाद चेंज होने वाला है, मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूँ। ओके, 2 साल से बोल रहा हूँ। चलेगा, तो इसमें क्या होता है क्या नहीं होता ये समझाता हूँ मैं आपको। ओके, तो पहले होगा इसका, ओके, डेव सेकॉप्स। दूसरा होगा SRE। तीसरा नाम होगा फिनॉप्स। जब आप देखोगे कंपनी में तो आपको मेरी याद आएगी कुछ दिनों के बाद। MLOps। फिफ्थ वाला होगा AI Ops। फिफ्थ सिक्स्थ क्लाउड टेस्टिंग। अभी तो ये प्रोफाइल नहीं अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन धीरे धीरे ये सारे प्रोफाइल मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। अभी टेस्टिंग करते तो एप्लीकेशन टेस्टिंग होता है, QA का डेटाबेस टेस्टिंग होता है। पता है ना, जिन्होंने टेस्टिंग किया होगा उनको पता है। एप्लीकेशन टेस्टिंग होता है या डेटाबेस टेस्टिंग होता है। फ्यूचर में आएगा क्लाउड टेस्टिंग। ओके, याद रखो, फ्यूचर में आएगा क्लाउड टेस्टिंग, डेव सेकॉप्स। ओके, जो हम देखने वाले हैं, ये आपको 2-3 सालों में दिखाई देगा। ओके, इंस्टाग्राम आप यूज करते हो, यूट्यूब यूज करते हो, तो डेव सेकॉप्स आपको 1-2 सालों में ही दिखाई देगा, गारंटी देता हूँ। डेव सेकॉप्स मतलब क्या? डेओस में सिक्योरिटी ऐड कर दी है। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? डेव सेकॉप्स। फिर है एसआरई। एसआरई मतलब क्या है, कोई बताएगा? किसी को पता है एसआरई का फुल फॉर्म? एसआरई। कोई भी बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। SRE क्या होता है? एसआरई का मतलब साइट रिलेबल इंजीनियर। ओके, कल मुझे कोई मिलने आया था, उसको पता था एसआरई का मीनिंग क्या है। एक स्टूडेंट मुझे मिलने आया था कल। ओके, उसकी और मेरी बात हो गई थी। एसआरई, साइट रिलेबल इंजीनियर। ओके, फिनॉप्स मतलब क्या है? क्या है फिनॉप्स? क्या लगता है आपको? मैंने 2 वर्ड समझ में आया आपको? डेव सेकॉप्स। डेवऑप्स में सिक्योरिटी ऐड करने के बाद प्रोफाइल बनेगा डेव सेकॉप्स। देन प्रोफाइल है SRE, साइट रिलेबल इंजीनियर। मतलब कोडिंग का छोड़ के अगर कोई भी इशू आता है तो ये क्या करेगा? उसको मैनेज करेगा, उसको हैंडल करेगा, उसको फिक्स करेगा। SRE, कोडिंग छोड़ के कोई भी इशू आएगा तो SRE आपको वो इशू फिक्स करके देगा। फिर है फिनॉप्स। फिनॉप्स का क्या है? फिनॉप्स मतलब फाइनेंस प्लस ऑपरेशन। क्या होगा इस प्रोफाइल में, बताओ? Cost related. राइट, कॉस्ट रिलेटेड। ओके, क्या होगा इसमें? सिंपल है, आगे जाके आप डे ऑफ
क्लाउड यूज करोगे, क्लाउड यूज करने के बाद क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगा। ओके, कॉस्ट आएगा हर एक चीज का, तो वो कॉस्ट भी हमें लिमिटेड रखना है। याद है आपको, ये देखो लेसर स्पेंडिंग, क्या करना है, लेसर स्पेंडिंग। तो लेसर स्पेंडिंग के लिए बाद में कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिनॉप्स का यूज करना पड़ेगा। ओके, एक प्रोफाइल जनरेट होगा जिसका नाम होगा फिनॉप्स। तो वो क्या करेंगे, क्लाउड के रिसोर्सेज को एनालाइज करेंगे और कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने का काम करेंगे। किसको, कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने का काम करेंगे। उसके लिए एक प्रोफाइल होगा जिसका नाम होगा फिनॉप्स। देन एमएल ऑप्स, एमएल ऑप्स का कोई बताएगा क्या होता है एमएल ऑप्स? Machine learning and operation. मशीन लर्निंग एंड ऑपरेशन। आज आप डेवऑप्स इंजीनियर एज अ काम कर रहे हो, कुछ दिनों में आपको 10 साल के बाद आपको एमएल ऑप्स भी प्रोफाइल दिखेगा। ओके, एमएल ऑप्स भी प्रोफाइल दिखेगा, आप उसमें भी काम करना स्टार्ट कर दोगे। फिर होगा एआई ऑप्स। क्या होगा एआई ऑप्स, कोई बताएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइट। ऑपरेशन। ओके, एआई के साथ आपको Artificial ऑपरेशंस intelligence. का काम करना पड़ेगा कुछ दिनों के बाद। तो नया प्रोफाइल आएगा जिसका नाम होगा एआई ऑप्स। और क्लाउड टेस्टिंग के बारे में तो हमने बात की है। ओके, तो ये सारे प्रोफाइल आपका फ्यूचर रहेगा। ओके, डेवऑप्स एंड क्लाउड इंजीनियर का फ्यूचर क्या रहेगा, ये सारे प्रोफाइल रहेगा। आप में से मान लो 100 स्टूडेंट है, 100 में से कुछ लोग यहाँ पे जाएंगे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। ओके, और जो टेस्टिंग के लोग थे उनको क्लाउड टेस्टिंग करना पड़ेगा। बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को डाउट है आज जितना भी पढ़ाया? किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो कोर्स के रिलेटेड कुछ भी, फील फ्री आस्क मी। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ। आपके माइंड में